जिस विकास दुबे को आपने प्यार किया, जिस विकास दुबे के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया, क्या ये वही विकास दुबे था जो 2 जुलाई की रात में पूरी दुनिया ने देखा? मैं खुद भी नहीं समझ पाई उस दिन से लेके आज दिन तक मेरे सर दिमाग में दिल में एक कौतूहल हमेशा चलता रहता कि क्या हुआ ऐसा उस रात में जो विकास ने इतना गंदा काम कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे दरिंदा बन गया? एक के बाद एक इस तरीके से गोलियां चलाने लगा कि एक के बाद एक पुलिस वाले मौत की कगार पे, मौत के घाट चले गए। जो है विकास ना ही नशा करता था, ना ही उसमें कोई भी गलत आदतें थी, ना वो कैरेक्टरलेस था। हमेशा हथियारबंद लोगों के साथ घिरे रहते थे विकास, उनके साथ शार्प शूटर चलते थे, मतलब उस पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती थी। और विकास भी पीपीएन कॉलेज का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, पता नहीं उनसे ये कैसे क्या हो गया, और एक सुलझा इंसान था। संतोष शुक्ला का मर्डर का आरोप लगा कि थाने के अंदर घुसकर संतोष शुक्ला का मर्डर किया। मैं आज भी ये कहती हूँ, मैं मार देती विकास को। मतलब इतना खूंखार था विकास दुबे कि थाने में घुसकर के मर्डर करने में भी उसको गुरेज नहीं होता था। मगर अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, मैं ये जानती हूँ कि पहले उनकी तरफ से हुआ था बात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अस्तित्व न्यूज का खास पॉडकास्ट। 6 साल पहले 2 जुलाई 2020 की दरमियानी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को, पूरे देश को झकझोर दिया। वो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की, और कानपुर के एक गांव बिकरू में। उस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। दरअसल एक तरफ से चली गोली ने 8 पुलिस वालों की जान ले ली थी, और उसमें एक दुर्दांत चेहरा निकल कर सामने आया था। वो चेहरा था विकास दुबे का। 6 साल पहले हुई घटना आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। रह रहकर उस घटना का जिक्र चाहे वो सियासतदान हो या आम आदमी जरूर करता है, लेकिन उसके कई ऐसे स्याह पहलू हैं जिसको आज भी लोग जानते नहीं हैं। उससे जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियां हैं, उससे जुड़े हुए कई ऐसे र्यूमर हैं जिसको सोशली और पॉलिटिकली एक तरह से कहा जाए नरेट करने की कोशिश समय समय पर अपने अपने तरीके से की जाती है। लेकिन आखिर उसकी सच्चाई क्या है? कहते हैं जो शख्स आपके सबसे करीब रहता है वो सबसे हकीकत सबसे अच्छी बता सकता है। इस वक्त मेरे साथ ऐसी एक शख्सियत है, वो शख्सियत है ऋचा दुबे। शायद नाम आपने बहुत सुना होगा, आज आपसे रूबरू भी करा देता हूं। ऋचा दुबे विकास दुबे की पत्नी। बात करेंगे उनसे, समझने की कोशिश करेंगे, और कई पहलुओं पर जो हमें और आपको नहीं मालूम है उसे भी समझेंगे। ऋचा जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। ऋचा जी, सबसे बड़ी बात यह, पहला सवाल आपसे यह है कि विकास दुबे की पत्नी होना आपके लिए फक्र की बात आज भी है या आपको शर्म आती है, दुख होता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मुझे शर्म आती है, दुख होता। पत्नी होना, और एक पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक कास्ट समाज की बेटी हूँ और मैंने ब्राह्मणों में शादी करी है। मेरे लिए तो फ़क्र है कि मैं ब्राह्मण हुई, बट मुझे शर्म नहीं आती। बस उस कृत्य को लेके कभी कभी थोड़ा सा नर्वस होती हूँ कि वो समय का जो मंजर था, वो सिनेरियो था, वो हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पर मुझे विकास दुबे की पत्नी होने में कोई शर्म नहीं है। आपको लगता नहीं है कि जब जब विकास दुबे का जिक्र आता है तब तब एक ऐसा विलेन, एक ऐसा खूंखार चेहरा, एक ऐसा किरदार सामने आता कि लोग कहते हैं कि अरे सब कुछ होना लेकिन विकास दुबे मत होना? तो जब विकास दुबे मत होना और विकास दुबे की पत्नी होना, यह आपके लिए जो है, आपको संकोच नहीं होता, आपको रिग्रेट फील नहीं होता? देखिए, मुझे रिग्रेट इसलिए फील नहीं होता कि मैं ना उस कृत्य में थी, ना मैंने कुछ गलत किया है। यदि मैं गलत करती तो हो सकता हो कि मुझे रिग्रेट फील होता या मैं शर्मिंदा होती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो जुर्म ही नहीं किया है, उस जुर्म के लिए मुझे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऋचा जी, सबसे बड़ी बात यह है वो जो घटना हुई
2 जुलाई की रात वो जो घटना हुई, वो अपने आप में पूरी दुनिया ने उस घटना को देखा, सुना, समझा। उसके बाद जो रिएक्शंस हुआ वो भी सबने देखा। लेकिन हम उसके पीछे की अगर सच्चाई को समझना चाहें, क्या आपने कभी सोचा था? पहले तो एक बार आपसे उस पे करूंगा, जिस विकास दुबे को आपने प्यार किया था, जिस विकास दुबे के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया था, क्या ये वही विकास दुबे था जो 2 जुलाई की रात में पूरी दुनिया ने देखा? नहीं, वो तो विकास दुबे नहीं था। विकास ना ही नशा करता था, ना ही उसमें कोई भी गलत आदतें थी, ना वो करेक्टर लेस था, और बात का इतना अच्छा पक्का इंसान था। मैं खुद भी नहीं समझ पाई उस दिन से लेके आज दिन तक। मेरे सर, दिमाग में, दिल में एक कौतूहल हमेशा चलता रहता कि क्या हुआ ऐसा उस रात में जो विकास ने इतना गंदा काम कर दिया कि इस काम के लिए मैं जीवन भर शर्मिंदा रहूंगी। आप थोड़ा सा बताइए, कैसे आप विकास से मिली, कैसे विकास से अपनी नज़दीकियाँ बनी? आप कायस्थ की बेटी, ब्राह्मण के घर आपने विवाह किया, क्या वो परिस्थितियां थी, कैसे मिली, जरा बताइए आप जो है। एक्चुअली में मेरे भाई के दोस्त थे विकास, और विकास हमारे पड़ोसी भी हुआ करते थे। भैया उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेला करता था, दोस्ती थी उनकी, घर में आना जाना हुआ, ऐसे ही बात व्यवहार। उनके भी पेरेंट्स आते थे, हमारे पेरेंट्स भी वहाँ जाते थे, हम दोनों का अट्रैक्शन हुआ। बाद में फैमिली ने खैर काफ़ी विरोध किया कि कायस्थ में थोड़ा ज़्यादा सख्ती थी। विकास के घर वाले इतने नहीं सख्त थे, नो डाउट। उनकी मम्मा ने करा विरोध, मगर इतना नहीं किया, और फैमिली ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया। आज भी फैमिली मुझसे मिलती है, बात करती है। सास का हमेशा फ़ोन आता है। 1 तारीख को न्यू ईयर में सास का, देवर का, सबका, उनके बच्चों का, सबका आना जाना। फैमिली ने कभी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं दूसरे समाज से आई हूँ। इस चीज़ के लिए तो उस फैमिली को मैं हमेशा थैंक यू कहना चाहूँगी। और विकास भी पीपीएन कॉलेज का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, पता नहीं उनसे ये कैसे क्या हो गया, और एक सुलझा इंसान था। देखिए, शुरुआत में जाहिर सी बात है, अगर विकास दुबे इतना डिरेल होते या इतने गलत रास्ते पर होते तो शायद आप उनके साथ ना जाती। लेकिन आप उनके साथ रहीं, उसके बावजूद वो गलत रास्ते पे गए। कभी आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? कभी उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश करी, उन्हें हमेशा समझाया मैंने, पर वही बात है ना कि एक हाउस वाइफ कितना कह सकती है। मैंने उन्हें समझाया, उनको हर पल पे समझाती थी, ऐसे से नहीं, ऐसा करना है यार, यहाँ से लड़ाई नहीं करना, लड़ाई का कुछ अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे। पर वो कुछ लास्ट टाइम वो बिल्कुल बात ही मानना उन्होंने छोड़। 3 साल तो वो मेरे साथ रहे ही नहीं है बिल्कुल। 2017 से लेके 2020 में वो रहे ही नहीं है बिल्कुल। 3 साल वो रहे ही नहीं घर पे। कोई ऐसी घटना जिसने विकास दुबे को बदला हो कहीं से? तो मतलब अगर शुरुआत में पढ़ने लिखने वाला लड़का, अगर जो है कुछ उन्होंने कोई नौकरी, कोई कारोबार कुछ किया कभी जो है, या नहीं, कारोबार रियल एस्टेट का काम करते थे, हमेशा ज़मीन खरीदनी और बेचनी। और ये भी नहीं कि कोई सरकारी ज़मीन है जैसे पेपरों में निकलता था यहाँ कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। खरीद के बेचते थे, करते थे। और खेती बाड़ी का उनका बहुत अच्छा काम था। हमारे खेत बहुत थे, हमारी पूरी फैमिली के खेत, वही मतलब काम धंधा वो सब कुछ करते थे। मैं ये कहूँगी वो एक एंजाइटी पेशेंट भी हो गए थे कि उसके बाद से, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद से वो चिड़चिड़े टाइप के हो गए। नहीं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध की दुनिया में आना, जिस तरह का रौला बताया गया कि हमेशा हथियारबंद लोगों के साथ घिरे रहते थे विकास, उनके साथ शार्प शूटर चलते थे, वो मतलब उस पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा जाए। वो जो पंचायत में जो उसने फैसला कर लिया वो सबको मानना पड़ता था। ये जो हना की ये सारी चीज़ें, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा तो सब, फिर वही कहूँगी ना कि सब ये मीडिया का बनाया हुआ, क्योंकि वो बिक रहा था तो वो बेच रहे थे। आज भी जाइए उनके गांव में, एक नॉर्मल आदमी बन के जाइए, ये ना बताइए कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो वो नहीं बताएंगे, वो डर के उल्टा सीधा ही बोलेंगे। आप एक नॉर्मल आदमी के बन के जाइए, वो आपको बताएंगे। आज भी उन्हें याद किया जाता है, और अपने गांव वालों के लिए वो बहुत बड़ी शील थे। अब ये है कि वो अब है नहीं, और ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि वो उन्होंने किया भी इतना गलत कृत्य था कि जिसके लिए मैं निःशब्द हूँ। मैं उस कृत्य को याद भी नहीं करना चाहती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। और ऐसे नहीं थे जितना वो चलते टाइम दिखा के गए अपने आप को।
तो ऐसा क्या हुआ होगा उसके बाद भी आपकी परिवार वालों से, आसपास के लोगों से? जाहिर सी बात है, लंबा समय हो गया, 6 साल। इस 6 साल में उस वजह को तलाश पाए कि ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे दरिंदा बन गया, एक के बाद एक इस तरीके से गोलियां चलाने लगा कि एक के बाद एक पुलिस वाले मौत की कगार पे, मौत के घाट चले गए जो है। तो ऐसा क्या हुआ होगा? मेरी देखिए, मैं गांव गई मगर जो उनके साथ रहते थे वो तो सब जेल में। मेरे उनसे कभी बात नहीं हुई, ना मैंने पूछने की कोशिश करी। मगर मैं ये इतना जानती हूँ कि जो भी रहते थे बाय द वे मुझे खबर करते। लखनऊ और कानपुर में बहुत अंतर नहीं था। मुझे खबर करते, मुझे फ़ोन करते, तो मैं ये कृत्य नहीं होने देती, क्योंकि इससे मेरा पूरा परिवार, मेरे अपने लोग सब, मतलब सब परेशान हैं, दुखी हैं। और मेरे पास मत समझिए अल्फाज नहीं है उनके लिए। आप लोग तो परेशान हैं, दुखी हैं। उन परिवारों का क्या जिन परिवारों ने अपना सब कुछ गंवा दिया? उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपने बाप को गंवा दिया? उन पत्नियों का क्या जिन्होंने अपने पति को गंवा दिया? जाहिर सी बात है वो दरिंदगी थी, वो उसे उसे कोई मतलब क्षमा याचना तो नहीं हो सकती उस कृत्य के लिए, जो है पछतावा होता उस कृत्य के लिए। अरे भैया, मेरे को इतना पछतावा होता है कि मैं दिन क्या, मैं परमानेंट वो मेरे मन से वो कृत्य ना मैं भूल सकती हूँ, ना ख़त्म हो सकता है। मगर मैं ये तो कह सकती हूँ उस परिवार से कि मैं ज़िंदगी भर आप लोगों से क्षमा मांगती रहूँगी। आपका मन करे तो मुझे क्षमा दे दें। बाकी मैं उस कृत्य के लिए कभी भी क्या कहूँ, जाते जाते उन्होंने क्या कर डाला। ऐसे वो इंसान नहीं थे जो चलते टाइम उन्होंने अपनी छवि बना ली। क्या आपने कभी उन परिवारों से बात करने की कोशिश की, कभी उनसे मिलने की कोशिश की कि जा कर के कम से कम आप एक बार जो है दिल से अपने उनके सामने जा कर के माफ़ी मांग सकें कि आपके पति ने जो किया वो गुनाह था, उसकी कोई क्षमा तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम आपके परिवार के लिए वो जो है मतलब वो रिग्रेट ना रखें, जो है कभी कोशिश की? नहीं, मैं आप ही लोगों के माध्यम से हमेशा, मैंने जब पहले भी मेरे इंटरव्यू हुए थे 20 में, तब भी मैंने माफ़ी मांगी थी। आज आपके पॉडकास्ट में भी बैठ के यही कहूँगी कि हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, और यदि मुझे पता चल जाता तो मैं ये होने भी नहीं देती। और हमेशा उनसे इस बात के लिए गिल्ट लाऊंगी कि जो भी किया विकास ने गलत किया, और हम लोगों की कोई गलती, मैं कुछ आंसर ही नहीं दे सकती इस चीज़ के लिए। मैं आपको कैसे बताऊं, कभी वो मिले तो मैं कान पकड़ के उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो गलती मैंने नहीं करी है, मगर मैं उसके लिए भी कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहती आपको हूँ। कभी इस बात का पछतावा होता कि अगर आप विकास के साथ होती तो शायद इस घटना को रोक लेती? हाँ जी, मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है, बहुत बड़ा रिग्रेट है कि काश, कहते नहीं है कि टाइम उस तरह पहुंचा दिया जाए टाइम मशीन से, तो मैं उस समय को ठीक कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि विकास, मेरे को पता होता तो मैं ये नहीं होने देती, क्योंकि इसमें बहुत परिवार बर्बाद हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी एयरफोर्स रिटायर्ड की बेटी हूँ। मुझे मालूम है कि एक पुलिस वाला और एक सैनिक की क्या अपने परिवार के लिए अहमियत होती है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट हूँ कि काश मुझे पता होता, ना मैं अपना भी आदमी मरने देती, ना मैं किसी को मरने देती। अच्छा, जिस तरीके से मतलब जिस आवेश में आके या जिस परिस्थितियों में आकर विकास दुबे ने इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया, मुझे याद है आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था कि अगर मैं मौके पर होती तो मैं एक आदमी के लिए जो है मतलब सबको मरने नहीं देती। हाँ, मैं आज भी ये कहती हूँ, मैं मार देती विकास को कि इतने ना मरते। मैं अपना दुख, देखिए दुख मेरे आज भी है और उस वक्त भी रहता। मैं मार देती। मैं सोचती कि जो पागल हो गया, जिसको मुझे यही नहीं समझ में आया, गाँव ने किसी ने भी मुझे भी नहीं बताने की कोशिश करी, और किसी ने उन्हें समझाने की भी नहीं कोशिश करी। ऐसे पागल थे तो जाके थाने में ही रिपोर्ट कराता, कोई धीमे से कह देता जाके, कुछ भी होता भैया, ये कांड रुकता। ये कांड मेरे माथे पे कलंक ऐसा लग चुका है। आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार, जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी उस गुनाह की सजा भुगत रहा है और भुगतेगा। हाँ, जो जिसमें आपका कोई रोल रहा नहीं। कोई रोल नहीं रहा हम लोग को। यदि मुझे जरा भी पता होता, मैं फिर वही कहूँगी, मैं ये सब नहीं होने देती, क्योंकि बहुत परिवार प्रभावित हुए हैं। पूरा
कितने पुलिस वालों का घर, ये आप समझिए। जब पुलिस वाले आते थे, एक पुलिस वाले थे पांडे जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आपके पति ने मेरे को गोली मारी, मैं भी ब्राह्मण था, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कान पकड़ के उनसे सॉरी भी बोली और मैंने उनको घर पे बुलाया। मैंने कहा भैया आप एक कप पानी पी लो तो मुझे लगेगा कि मेरे दिल से कुछ बोझ उतर गया। अच्छा, विकास दुबे, मतलब आप एक के बाद एक घटनाएं देखिए, 8 पुलिस वालों को मारना, उससे पहले उसके कई कांड आए। संतोष शुक्ला का मर्डर का आरोप लगा कि थाने के अंदर घुसकर संतोष शुक्ला का मर्डर किया। मतलब इतना खूंखार था विकास दुबे कि थाने में घुसकर के मर्डर करने में भी उसको गुरेज नहीं होता था। देखिए, थाने के घुसने की बात तो मैं आपको बताती हूँ, ये पहलू कभी आया ही नहीं, शायद न्यूज़ में भी नहीं चला। एक्चुअली में मेरा बेटा ख़त्म हुआ था डिलीवरी के टाइम ही, वो पेट में ही मेरे ख़त्म हो गया था। मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। विकास मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा था। मेरी डॉक्टर बिराना रोड पे बैठती थी, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, वो असहज हो जाएंगी। बिल्कुल। तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे विकास लेके जा रहे थे, अपन विकास थे, हम थे, कई लोग गाड़ी में उनके बैठे हुए थे। विकास की गाड़ी में बम चले, इस कदर बम चले कि मतलब एक सब्जी बेचने वाला भी बम चला रहा था, एक ठेले लगाने वाला भी बम चला रहा था, और आगे एक क्रॉसिंग पड़ती है विकास के घर के पास, वो क्रॉसिंग भी बंद थी कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज मार दिया जाएगा। और क्या कहते, तब बीच में एक कोई गांव पड़ा, क्योंकि मेरी वैसे भी हालत बहुत ख़राब थी। तो विकास ने मुझे उस गांव में जाके एक खटिया लेके लिटाया और विकास थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अब वहाँ क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, कि झगड़ा हुआ, कि गांव वाले ने करा, बहुत भीड़ थी बताया जा रहा है। मैं तो उस कांड के बाद अपने मॉम डैड के पास ही रही थी पूरा, मगर ये कभी नहीं आया कि इस कांड से पहले विकास दुबे पे भी बम चलवाए गए थे संतोष शुक्ला द्वारा। किस बात की अदावत थी संतोष शुक्ला के साथ? भाई सुनने में तो यही आता है, कुछ नेता नगरी को लेके, वो श्याम कौन थे, कोई श्रीवास्तव थे, हरि किशन श्रीवास्तव शायद थे, जो उनके साथ विकास रहते थे और वो उनके अपोजिट थे। कुछ ऐसा ही मसला, ये भी मैंने इसी कांड के बाद सब कुछ जाना है। बहुत मैं तब भी नहीं जानती थी, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि उस दिन पहले बम चले थे। विकास रिपोर्ट लिखवाने गया था थाने में, किसी की हत्या करने नहीं गया था। तो वो आरोप में तो शायद विकास बरी हाँ, हो गया था। बाइज्जत बरी हुए थे। कहते हैं कि बाइज्जत बरी इसलिए हुए थे कोई गवाह ही नहीं था। हाना कैसी थी विकास दुबे की कि कोई भी गवाही देने को तैयार ही नहीं हुआ, हॉस्टाइल हो गए, इसलिए उसे सजा नहीं हो पाई, इसलिए बरी हो गया। तो रौला तो उसका पहले से था, दहशत तो उसकी पहले से थी कि लोग जो है गवाही देने तक को तैयार नहीं होते थे। जो अब इस बात को तो मैं कचहरी तक तो नहीं गई भैया, मगर अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, मैं ये जानती हूँ कि पहले उनकी तरफ से हुआ था वार, फिर यहाँ पर क्या हुआ, मेरी घर वाले सब बताते हैं कि जनता बहुत थी वहाँ पर, काफ़ी पब्लिक प्लेस में ये हुआ था। अच्छा, जब 2 जुलाई की रात ये घटना को अंजाम दिया विकास ने, उसके बाद उसने आपसे बात किया था? उनका फ़ोन आया था रात में 2 बजे के करीब। उन्होंने मुझसे ये कहा कि गांव में गोली चल गई है। कुछ बताया नहीं कि मैंने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो मेरी उनसे लड़ाई हुई, मेरे को गुस्सा आई, मैंने उनको काफ़ी अपशब्द भी कहे, क्योंकि बच्चा मेरा छुट्टियों में आया था मॉस्को से छुट्टियां बिताने, बड़ा, और छोटे वाले के हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए थे, जहाँ तक हाँ जुलाई में हो गए थे, क्योंकि मार्च से लॉकडाउन चल गया था, उसके भी एग्ज़ाम्स हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा टेम्पर मेरा हाई हुआ, मैंने गुस्से में उठाया फ़ोन, वहीं कमरे में पटका उसको, वो टूट गया। मैंने किसी से बात नहीं करी, दोनों बच्चों को यूं ही लेके। तो क्या कहा विकास ने उस वक्त जब आपको कॉल किया? बोले कि गांव में गोली चल गई है। हाँ, बस उनका ये कहना मेरे को इतना नहीं तो आप बच्चों को लेके क्यों आप तो लखनऊ में थी। मैं लखनऊ में थी, मैं इसलिए इरिटेट हो गई कि अब गोली चली है, झगड़ा हुआ है, स्वाभाविक है पुलिस आएगी, पूछेगी, बताएगी, बच्चे हैं वो भी इरिटेट होंगे, क्योंकि जब से बच्चे हुए थे, जब से बच्चे बड़े हुए थे, तब से हम लोग 17 साल से तो हम लखनऊ में ही रह रहे थे। हम ये नहीं चाहते थे कि कोई सामने आए या कुछ हो। मैं गुस्से में इतने निकल गई थी, मुझे लग रहा था कि किसी ट्रक के नीचे आ जाएं हम लोग और मर जाए, इस मुसीबत से पीछा छूट जाए। नहीं,
उसके बाद आपने फोन रख दिया, आप बाहर निकले, तब तक तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ, नहीं, क्या मुझे कांड हुआ। मॉर्निंग में पता चला, जब हम रात लोग में कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं पता रात में चला। निकल चुकी थी आप घर मैं से? 2 बजे घर से निकल गई। सीसीटीवी में भी दिखाया गया है कि मैं और बच्चा लेके, और अपना मेरा एक छोटा डॉग था, उसको भी हाथ में, पता नहीं वो बहुत छोटा था, क्या था दिमाग में, उसको जब रोड पे मैं निकली हूँ तब मैंने देखा कि अरे कुत्ता मैं हाथ में लिए हूँ, दिमाग ही नहीं। फिर जब हम लोगों ने एक बस स्टैंड पे तीनों ने बैठ के, आलमबाग बस स्टैंड है, वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने टीवी देखी। जब ये सब कुछ देखा तो हम लोग चुप, कुछ नहीं कर सकते थे, शांत होके बस भटक रहे थे इधर से उधर कि कैसे क्या, समझ ही नहीं आ रहा था भैया करें तो करें क्या। देखिए, आप इंसान से झगड़ा कर सकते हैं, सिस्टम से नहीं लड़ सकते। उसके बाद ये पूरी घटना हुई, उसके बाद विकास ने जब यहाँ से उज्जैन भागा या कहीं भागा, उसके बाद कोई संपर्क किया आपसे? नहीं, कोई संपर्क नहीं। मेरे पास तो फोन ही नहीं था, संपर्क कहाँ से कर लेते हो। फोन तो मैं उसी घर में छोड़ के चली आई थी। आपको विकास के एनकाउंटर की खबर कब मिली? मुझे इनकाउंटर की खबर जब पुलिस के साथ में उन्होंने मुझे जहाँ रखा हुआ था, वहाँ शाम को 5 बजे उन्होंने बताया कि अच्छा, विकास का, उस वक्त तक आप पुलिस के कस्टडी में आ हाँ, गई मैं थी? पुलिस के पास, मैं जब विकास अरेस्ट हो गए हैं तो मैं घर ही आ रही थी, तभी पुलिस ने मुझे वहाँ पर, आपने एक फोटो देखी कि हम लोग को बैठा के हाथ हाथ ऊपर करके कराया था, वो मेरे घर का पीछे का हिस्सा था। अच्छा अच्छा, तो आप घर वापस आ गए मैं थे? घर ही आ रही थी। मैंने सोचा, कितने समय तक आप बाहर रहे आप लोग? मैं 2 तारीख का ये है, तो मान के चलिए वो तो 3 ही हो गई थी, 2 का 3 से लेके मैं विकास किस दिन पकड़े गए हैं, शायद 3 दिन बाद था मेरे ख्याल से, 3-4 दिन बाद बस मैं घर लौट आई थी अपने, कि मुझे अपने घर जाना। उन्होंने किया था वो अपना झेलेंगे, भाई हम लोगों ने तो किया नहीं था। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ डर होता तो मैं घर क्यों लौटती भाई? जब 4 दिन आदमी लुक सकता है तो 4 दिन के बाद कहीं भी तो जा सकता था, अपने घर क्यों जाएगा? फिर उसके बाद आपको पता चला जिस वक्त की उसका एनकाउंटर हो गया? मुझे शाम को 5 बजे पुलिस ने बताया कि विकास का इस तरीके से महाकाल से लाते वक्त इनकाउंटर कर दिया गया है। उसके बाद तो फिर क्या उस वक्त, देखिए जाहिर सी बात है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वक्त फीलिंग्स क्या थी कि इंसाफ हुआ, धोखा हुआ आपके साथ, गलत हुआ आपके साथ, क्या थी फीलिंग्स उस समय? देखिए, मेरी फीलिंग बड़ी मिसमैच थी। यदि आम जनता के हिसाब से सोचूं और एक नागरिक होने के हिसाब से सोचूं, या एक वर्दी वाले की घर की बेटी होने के नाते में सोचूं, तो मुझे लगा कि इस घटना का अंजाम यही होना था। ये मैं पहले भी जान गई थी। जब मैंने देखा था पुलिस वाले ख़त्म हुए तो मैंने अपने बच्चों को हाथ पकड़ के यही समझाया था कि अब कभी भी किसी वक्त भी आप प्रिपेयर रहो, ऐसा होगा। तो बच्चे मुझको नाराज़ भी होते थे कि आप अपने मुँह से ऐसा मत बोलिए, मगर मुझे पहले से आभास हो चुका था कि अब देखिए, फिर वही बात है कि सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हैं। नहीं तो ये सिस्टम का जस्टिस मानती हैं आप इसे, या फिर ये मानती हैं कि नहीं इसका कुछ और भी मतलब नतीजा हो सकता था या होना चाहिए था? नहीं, देखिए, एक सिस्टम का जस्टिस नहीं मैं मानती हूँ, इस चीज़ को मैं काटूंगी। बहुत लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगेगी, मगर मेरा मानना ये है कि यदि विकास को जिंदा रखा जाता और बहुत चीज़ें पता लगाई जा सकती थी, वो जिंदा रहते तो जितनी जांचें मुझ पे चल रही हैं, हो सकता है वो ईजिली जांचों का आंसर दे सकते थे। मेरा मानना ये है कि जैसे आपने उसको तुरंत मार देने से हम लोगों का ये नहीं समझ में आया, अब आप हम जांचें होती हैं, हमें बुलाया जाता है, चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, हम बता ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है उस विषय में। मेरा ये मानना है कि यदि कसाब को कितने दिन जिंदा रखा गया था, विकास को 15 दिन भी जिंदा रख के फिर फांसी दे देते, मैं स्वयं सैल्यूट मारती उस चीज़ को, मुझे कतई रिग्रेट ना होता। तो क्या कसाब से बड़ा आतंकी था विकास? कसाब तो विदेशी था, उसने अपने हमारे देश में आके उसने कत्लेआम किया। विकास तो यहीं का था और उन्हीं लोगों को कत्लेआम किया जिन लोगों के साथ वो बैठता था, खाता पीता था, उठता बैठता था, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे थे जो ज़्यादातर विकास के टच में रहते थे। नहीं, मुझे तो नहीं ये मालूम है कि विकास के टच में पुलिस वाले रहते थे, ये मुझे नहीं वो तो खुद जो है वहाँ के जो इंस्पेक्टर बिकरू जो थाने का जो चौबेपुर थाने का जो इंस्पेक्टर था, उसने उससे पहले ही विकास को बता दिया था कि दबिश के लिए आ रहे हैं।
तो विकास दुबे का सीधे हाँ, तौर ये पे मैंने ऑडियो सुना वो था। ऑडियो आया तो उसने कहा आने दो, कोई यहां से वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब प्री प्लान था। आप जिस एंजाइटी की बात करते हो कि शायद वो एंजाइटी ऐसी वो आई कि उसने जो किया, लेकिन वो तो उसने पहले कह दिया था कि आने दो, कोई बच के नहीं जाएगा। और यही वजह थी कि वो इंस्पेक्टर जो है जो एसओ था जो है वो वहां पर नहीं गया, वो पीछे भाग गया था जो है। तो बेसिकली इसका मतलब विकास दुबे इतना मनबड़ था कि उसे मालूम था कि आने दो, जितने लोगों को भी आने दो, कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये तो दरिंदगी की इंतहा हुई ना। अब मैं इस पे आपको क्या आंसर दूं? जो चीज़ गलत थी तो उस चीज़ को तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो उन्होंने गलत किया, मगर अब अगर परिवार का अगर क्या? यहीं पर आपके पति द्वारा किया गया कृत्य, अगर आपके पति के ऊपर किसी और द्वारा ये किया गया होता तो आप क्या क्या इंसाफ मांगती? क्या आप कहती जो है कि ये जो हुआ ये होना चाहिए था, नहीं होना देखिए, चाहिए? मेरे पति के साथ जो हुआ और जो अब हो रहा है, मैंने हमेशा ये उस कृत्य को कभी मैंने अच्छा नहीं कहा, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जो पुलिस में नौकरी करते हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगी, नहीं बिल्कुल, हम इस बहुत पे मेरे जानना भी नहीं सगे चाहते। हैं, मेरे अपने सगे हैं जो पुलिस में नौकरी करते हैं। तो मैं इस कृत्य को हमेशा गलत कहूँगी। मैं पहले से आखिरी से अब भी कहती हूँ कि वो चीज़ गलत थी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा ऋचा जी, आपके बच्चे अपने पिता को किस रूप में याद करते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन सीधा सवाल है, सीधा सा जवाब। मैं इसका आपको सीधा ही आंसर दूंगी। मेरे बच्चे निशब्द हो चुके हैं, ऐसे चुप, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ना वो कभी अच्छा बोलते हैं, ना कभी वो बुरा बोलते हैं। अभी आपके पास मैं आ रही थी, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप वहाँ जाओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ना जाओ। तो वो उस सिनेरियो के बाद से वो बिल्कुल निशब्द हो चुके हैं, कुछ बोलते ही नहीं। वो अपनी पढ़ाई, अपना काम, बस बच्चे उसी में हैं। और उन्होंने ना ही वो पिता का नाम लेते हैं, चुप रहते हैं। एक मतलब ऐसे व्यक्ति की औलाद होना, ऐसे व्यक्ति के बच्चे होना, जाहिर सी बात है एक समाज में एक बदनुमा दाग की तरह माना जाए। क्या उस घटना के बाद उसका पनिशमेंट या उसका रिएक्शंस आपके बच्चों को कभी झेलना पड़ा, कभी महसूस करना पड़ा, और वो आकर के वो डिप्रेस हुए हों कि ममा ये मतलब शायद ये बहुत बड़ी गलती थी कि मतलब हम इस पिता के उससे पैदा हुए, यहाँ रहे, यहाँ आए? हम लोगों ने आपस में कभी इस चीज़ को लेके कभी तीनों ने डिस्कस ही नहीं करा। फिर जब बच्चे, बड़ा वाला तो ऑलरेडी बाहर रहता था, छोटा वाला जैसे उसने 12th पास किया, हम लोग यहाँ, फिर वो कोविड के चक्कर में कभी वो स्कूल ही नहीं गया। तो भैया कभी उन लोगों को ये देखना ही नहीं पड़ा। और अब हम लोग बाहर रहते हैं, ना किसी से कोई मतलब है, ना आना है, ना जाना है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये एक पहलू था। दूसरा सबसे बड़ी बात है, विकास दुबे के जाने के बाद एक नई लड़ाई शुरू हुई आपके लिए। जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, जिस तरीके से एक्शन हुआ, सब कुछ मतलब एक अपने आप में किस खौफनाक था जो है उस घटना के बाद से। जाहिर सी बात है पुलिस का एक अलग मतलब दृश्य देखने को आपको मिला। मुझे नहीं लगता कि उस तरह का दृश्य आपने कभी इससे पहले आपके परिवार ने फेस किया होगा। कभी नहीं वो करा दौर था। कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, मगर मन में एक, कहते नहीं, एक दृढ़ विश्वास होता है इंसान के। मेरे मन में था कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे बच्चे गलत नहीं हैं। तो उस मुसीबत को भी हम लोगों ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह गेन किया। जहाँ पर भी हम लोगों को जांचों में बुलाया गया, हम हर जांचों में गए, हमने अपना पक्ष रखा। और आज भी जांचें चल रही हैं, हमने अपना पक्ष रखते हैं। मुकदमे भी लग गए हैं, ईडी ने भी हमको अपनी चार्जशीट में बनाया है। और एक सिम का भी एक मेरे ऊपर केस लगा हुआ है। वो भी हम लोगों ने, क्योंकि हम गलत नहीं थे, तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को डर से नहीं लिया, हमने एक चैलेंज के नाते लिया कि कभी ना कभी सबके सामने सच आएगा कि हम गलत नहीं थे। यदि इंसान गलत होता है तो उस चीज़ से भागता है। मैं भागी नहीं, मैंने डट के सामना किया, आज भी कर रही हूँ। ये एक पहलू था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहती हैं विकास दुबे के मरने के बाद पाई पाई को आप मोहताज हो गए, अपने सब कुछ मतलब सील हो गया, सब कुछ जो है जब्त कर लिया गया, सारी चीज़ें हो गई। आप उसके बाद भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जो जी सकती थी वो आप जी रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुशी दुबे का जिक्र, चूंकि अब मैं यहां पर खुशी दुबे के प्रकरण को लेकर के आ रहा हूं। खुशी दुबे ये कहती है कि मुझे शादी के 2 दिन बाद ही सलाखों के पीछे भेज दिया गया, और जिसने सबसे जघन्यतम अपराध किया उसकी पत्नी एक दिन के लिए भी सलाखों के पीछे नहीं गई। तो नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई ना। नहीं, आपको लगता है कि
खुशी दुबे के साथ नाइंसाफी हुई है? देखिए, मैं आपको एक बात, पहले अपनी बात रख देती हूँ, मैं फिर बिल्कुल। खुशी पे भी आती हूँ। मैं खुशी पे तो आना ही चाहती हूँ, नो डाउट। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सरकार, शासन प्रशासन कोई मेरा दोस्त तो थी नहीं। मेरे पति ने सबसे बड़ी गलती करी थी, तो वो मेरे लिए कितनी अटैकिंग होगी आप खुद समझ सकते हो। मेरे लिए ऐसा नहीं था, मैंने उन सब चीज़ों को फेस करा, अपनी सफाई रखी, अपनी चीज़ें दिखाई, मुकदमे लगे, उनकी मैंने जमानत कराई, घर नहीं छोड़ा, मैं कहीं से भागी नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला कहीं पर, जो सच था वो सबके सामने दिखाया, मैंने कोई बनावटी नहीं थी। रही बात, आज मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, ये मेरे ईश्वर बाबा हनुमान जी की कृपा है। बच्चों ने मेरे सब कुछ संभाला, वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी उन्होंने अच्छी करी हुई थी। कोई वो ऐसा नहीं है कि चोरी उचक्कई का, मेरा भाई है, वो भी मेरी मदद करता है। कहते विकास दुबे ने हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी की थी, एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। पुलिस के पास तो दशांश भी जो है उसके पास नहीं है, और आप सब लोग उसी से जो है मतलब उसी का उपयोग कर रहे हैं। आरोप तो ये भी लगते पहले तो हैं। मैंने अभी खुशी वाला क्वेश्चन ही नहीं पूरा करा, अभी उसको छोड़ दीजिए, इसी पर है, उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दसियों करोड़ की, 15 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। मुश्किल से हमारे 3 खेत हैं, 2-4 हमारे लैंड है, हमारा घर है। जो हमारा घर है वो मेरे पिता का दिया हुआ है, जिस लखनऊ वाले, वो 1600 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है। 1600 स्क्वायर फीट कितना बड़ा होता है आप खुद जान सकते हो। आप लोगों के भी अपने मकान होंगे और उसको देख लिया, 1600 स्क्वायर फीट में मकान बना, वो भी मेरे पिता का दिया हुआ है, वो विकास का नहीं दिलाया हुआ है। और रही बात, विकास के पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत, ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठा मीडिया में चलाया गया। हमारे पास इतनी कोई संपत्ति नहीं। यदि हमारे पास 5,500 करोड़ संपत्ति होती तो आज हमें जीने में बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि हमने बड़ी लग्जरी। आप मेरे घर में जाइएगा, वहाँ आस पड़ोस से पूछिएगा जाके कि ऋचा दुबे के पास कितनी कारें थी। मेरे पास मात्र एक स्कूटी थी, जब वो बच्चा मेरा छोटा वाला चलाने योग्य हुआ था। मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। मेरे पिता का दिया हुआ मकान में मैं रहती थी, कोई एक्स्ट्रा नहीं था। बस ये तो एक सिनेरियो बना दिया गया कि उनके पास 5,500, भैया 5,500 करोड़ होता तो आज मैं आपके पास बैठी नहीं होती बात करने के लिए, मैं कहीं भाग गई होती देश विदेश। चर्चाएं तो ये भी थी कि अब लंदन तक पहुंच गई। अरे कहीं कुछ नहीं भैया, पासपोर्ट तो मेरा, इसी बात पे मुझे सिम में जमानत मिली थी कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। तो जब मैं बाहर ही नहीं जा सकती तो मैं लंदन कहाँ चली जाऊंगी। अच्छा, अब आते हैं खुशी दुबे पर। हाँ। खुशी दुबे ने अभी कई सनसनीखेज आरोप लगाए। खुशी दुबे वो आपकी शायद बहू है, आपके, चूंकि अमर दुबे की पत्नी, शादी के 2 दिन बाद ही वो घटना हुई, उसको जेल जाना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला सवाल तो यही कि क्या खुशी दुबे के साथ जो भी कुछ हुआ उसे आप सही मानती है? देखिए, मैं सही नहीं मानती हूँ। सही इसलिए नहीं मानती हूँ कि एक लड़की थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका भी पक्ष देखना चाहिए था। मगर अब शासन प्रशासन को क्या मालूम था, मैं उससे ज़्यादा तो नहीं हूँ। जो बात है, मैं एक नॉर्मल लाइफ औरत हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। तो मैंने जो मीडिया पेपर में पढ़ा सुना, मैं पर्सनली भी खुशी को नहीं जानती हूँ, जो बात आपको सही बताऊँ। मगर खुशी एक्चुअली में क्या था, खुशी की हमारे पास के कोई एक गाँव में किसी ठाकुर लड़के से इसने शादी करी थी। तो इसके शादी, ये तो कहा गया कि उसने तो ये बताया कि जो है अमर दुबे उसको उठा अब करके लेकर के आए थे। नहीं, अब मैं आपको मेरी जी। बात सुनेंगे ना, तभी हाँ। तो आपको पूरी स्टोरी क्लियर होगी। बिल्कुल। आप उस गांव में भी, मैं आपको गाँव का नाम भी दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी, आप वहां जाके खुद पड़ताल करिए, उसके बाद ये इंटरव्यू निकालिएगा कि मैं कहाँ झूठ हूँ कहाँ सच हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, इसकी ठाकुरों में शादी हुई और ये जात से तिवारी थी। इसकी माँ बाप को कहीं से पता चला कि विकास दुबे इस क्षेत्र में रहते हैं और ये ब्राह्मणों की मदद करते हैं, इनके पास जाएंगे तो हो सकता है लड़की, और ये कई महीनों से वहाँ रह रही थी। तो इसके माँ बाप विकास के पास पहुँचे, विकास से उन्होंने कहा, तो विकास ने कहा ठीक है, वो हमारी जिला पंचायत में आता है, क्योंकि उस वक्त मैं जिला पंचायत सदस्य भी थी। जब ये 20 में कांड हुआ तब तक तो मैं थी जिला पंचायत सदस्य। तो उस गाँव में फिर पंचायत बैठी और इसको वहाँ से विकास लेके आए। वहाँ से लेके आने में पता नहीं इसका कब अमर से फ़ोन एक्सचेंज हुआ, नंबर हुए। ये वहीं अमर के घर ही 3-4 महीने से रह रही थी। लेकिन कहानी तो ये बताई, जो खुशी ने बताई,
कि 27 शायद 29 तारीख को उसकी शादी हुई है, 27 तारीख को घर से जो है इसको अगवा करके अमर दुबे और हथियारों के साथ लेकर के आए, 29 को शादी करवाई और 2 तारीख को जो है पूरी घटना हुई, उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया जो है। चलिए, आप ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, आपने सुना होगा पेपर में, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, कि विकास पे भैंस का मुकदमा लगा था। कोई राहुल आदमी था जिसने भैंस की चोरी का मुकदमा लगवा के, तो शाम को पुलिस एनकाउंटर करने पहुंच गई थी। यदि खुशी को उठा के लाते तो क्या हो जाता पहले से, ये आप पहले कहीं कुछ नहीं था। ये उसने क्या करा है, ठाकुर के घर से लाना और बिकरू की शादी, 2 स्टोरी को मर्ज किया है उसने। उसने ये सोचा कि मैं ये झूठ, और एक्चुअली में मैं उसकी भी गलती नहीं कहूँगी। उसके साथ एक मास्टर है, मास्टर उसको ऐसा ब्रीफ कर रहा है, उसको ये लगता है उस मास्टर को कि ऐसी ऐसी तुम स्टोरियाँ बताओ, क्योंकि मास्टर को भी हमें लगता है खुशी की पीछे की स्टोरी नहीं पता होगी, तभी तो वो ऐसा ब्रीफ कर रहा है। मास्टर कौन है वो? देखिए, मास्टर का खुलासा तो जब हम बोलेंगे तो मास्टर कहीं ना कहीं बोल देंगे, आप खुद जान जाओगे, सबको मालूम है, मैं बोलना नहीं उसके चाहते। पीछे देखिए जिस तरह से मामले को पॉलिटिसाइज किया गया, जिस तरीके से इमोशनली कनेक्ट किया कि आज खुशी दाने दाने को मोहताज नहीं, है। ऐसा कुछ आज नहीं खुशी है। खुशी के पास तो हर ब्राह्मण समाज का नेता जाता है, खुशी के पास तो सभी कोई जाते, कोई नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, उसकी माँ बीमार हुई थी, सच्चाई है। कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, जैसे बीच में मीडिया में चला कि अखिलेश यादव ने उसकी मदद करी, अखिलेश, तो कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, यदि बाबा के पास भी जाती तो क्या योगी आदित्यनाथ उसकी मदद नहीं करते? जो जनप्रतिनिधि होगा, जो भी कोई होगा, जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वो उसकी मदद करेगा। कि उसकी माँ बीमार थी, आज मैं बीमार हो जाऊं तो क्या मेरे बच्चे किसी से मदद लेने की गुहार नहीं लगाएंगे कि मेरी माँ को बचा लिया जाए? लेकिन इसमें जाहिर सी बात है, चलिए ये तो एक वो था, लेकिन क्या इसके पीछे की आप कोई राजनीति देख रही हैं? अखिलेश यादव का वो थैंक्स कह रही हैं और शुक्रिया अदा कर रही हैं, सुनिए। और उनको मदद कर रहे हैं। एक तरफ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है, खुशी दुबे दाने दाने को मोहताज हो रही है, और उसके बाद जो उसको ये सब सारा नैरेटिव मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मैं सारी ब्रीफिंग उसके मास्टर को दूंगी। वो सारा नैरेटिव सेट कर रहा था। मास्टर का फायदा क्या है? यादव ने कब पैसे दिए? काफी दिन पहले पैसे दिए थे। और ये वीडियो कब निकला, आप ये खुद भी तो देखिए ना। नहीं तो क्यों आपको उस लड़की के साथ वो लड़की सिर्फ एक नैरेटिव, जब 2 तारीख होती है, जब पुलिस वालों की हत्या का टाइम आता है, तब वो एक निकाल देती है, मीडिया में आ जाती है, मेरे को एंजाइटी हो गई, मैं सोती हूँ रात से, मेरे नाक से खून निकलता। पूरे साल भर तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग नहीं होती है, जब 2 तारीख को 10 तारीख आती तभी तुम्हारी तबीयत क्यों खराब होती है? वो एक नैरेटिव सेट करती है। और उसने क्या करा है, एक झूठ को, 2 स्टोरी को मर्ज करके एक झूठ को अपने सबके सामने सच लाना चाहती। देखो, ये शासन प्रशासन जानता है कि वो बंदी झूठ बोल रही है, वो कहीं नहीं उठाई गई। आप उसके शादी के वीडियो देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लड़की की शादी होगी। लड़की कितनी भी औरत सीधी होगी, वो अपने रंग दिखा देती है कि मैं कैसी हूं। जबरदस्ती कोई किसी की आज की तारीख में शादी नहीं करा सकता। उसने उस वीडियो को भी जस्टिफाई किया जिसमें वो नाच रही है शादी के समय। हाँ। तो उसने कहा मैंने अपने माँ बाप को दिखाने के लिए मैं जो है, चूंकि ताकि माँ बाप को ये ना हो कि मेरी लड़की जो है दुखी है, इसलिए मैं उसको। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। उसने अपने मर्जी से शादी करी थी, वो ऑलरेडी बिकरू में रह रही थी 3-4 महीने से। आपको मेरी बात झूठ लगती है? आप जाइए 2-4 गांव में जाइए, आपको 20-25 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक की खुशी का प्रकरण बड़ा फेमस था। पंचायत बैठी 20-25 ब्राह्मणों की, ठाकुरों, जिस गांव में ये गई थी वो ठाकुरों का मजरा था, वहां पर पंचायत बैठ के इसको लिवा के लाया गया था। अच्छा, एक चीज ये बताइए। हाँ बताइए। अमर दुबे चूंकि रिलेटिव भी था, बेहद करीबी भी था विकास का जो है, विकास के साथ मिल करके उसने जो भी कुछ किया विकास के कहने पर किया, अपनी जान भी दिया, सब चीजें किया। ओवरऑल आपको खुशी के साथ कोई सिंपैथी नहीं थी? खुशी की आप 2.5 साल वो सलाखों के पीछे रही, आपने कभी कोशिश नहीं की उसकी लड़ाई लड़ती, उसे जो है बाहर लेकर के आती? अगर आप जिस तरह की जिंदगी जी रही हैं वो भी आपके साथ कम से कम नॉर्मल लाइफ जी सकती, उसे पढ़ाने लिखाने की मदद करती? देखिए, उसने ना मुझसे कभी मिलने की कोशिश करी, ना मैंने बिकरू कांड वाले किसी भी व्यक्ति से कभी मिलने की कोशिश करी, ना मैं वहाँ गई, ना मैंने कभी पता। मैं तो खुद भी नहीं खुशी को जानती थी। ये तो जब बहुत हो हल्ला हुआ, जब ये जेल से निकली और लोगों ने खुशी खुशी खुशी, तब मुझे याद आया कि अरे मैं जब शादी में गई थी
तब मैंने गांव में एक गरीब लड़की की शादी थी। सास की एक्चुअली में तबीयत खराब थी, तो सास लखनऊ में थी। तब सास ने कहा कि आप चले जाओ, मैं यहीं रहती हूँ। तो मैं वहाँ गई थी, करीब मुझे लगता 15-16 जून या 18 जून के महीने की बात है। तब इसका ये फैसला हो रहा था गांव में। तब मुझे याद आया कि अरे ये वही खुशी लड़की है, और कभी मैंने ना उसने मुझ पे कभी कभी इंटरेस्ट जताया। ऐसा होता तो बाहर निकलती, वो मुझसे मतलब रखती, ना उसने मतलब रखने की ज़रूरत समझी ना मैंने। मैं तो वैसे ही सबसे कट के रहती थी नहीं, वो शुरू से। आपसे क्यों मतलब रखती? जब 2.5 साल वो सलाखों के पीछे थी, जब पनिशमेंट झेल रही थी, आपने उसकी मदद नहीं किया, तो आप आपसे क्यों वो तो मैं तो करती? किसी की मदद नहीं करी जो जेल में थे। नहीं, पर उस लड़की के साथ, वो तो लड़की 2 दिन पहले आई थी जो है मैं जब कह रही हूँ 2 दिन पहले आई नहीं, तो आप मेरी बात ही नहीं मान नहीं, रहे हो। वो ठीक है, शादी तो 2 दिन पहले हुई ना। तो वो शादी 2-3 दिन पहले हुई है, वो तो शादी की तरह पहले से रह रही थी वहां पर। वो तो एक चोला पहना दिया गया था शादी का, शादी से तो वो पहले ही से रह रही थी। तो आपको 5 साल बाद केवल इसका काउंटर करने के लिए सामने आना पड़ा, या कोई आपके दिमाग में कोई पॉलिटिकल जो है, मतलब फ्यूचर का कोई प्लान चल रहा है कि अब चलो जो विक्टिमाइज करो खुद को और सामने आओ जो? नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं। मैं बनी ही नहीं हूँ चुनाव और ये नेता नगरी के लिए। मैं जानती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। करना होता तो मैं 22 में ना कर लेती। नहीं, इससे पहले तो आप जिला पंचायत सदस्य रही है ना। विकास का था, विकास को चुनाव पसंद थे, विकास को नेता नगरी पसंद थी। मेरा चुनाव से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं, और मेरा आगे भी कोई लेना देना नहीं। बस वो हमारे परिवार का चरित्र हनन कर रही थी। यदि वो ऐसे कहती कि मेरे साथ गलत हुआ, या अपने शब्दों को थोड़ा सा सही तरीके से जो उसके साथ हुआ था वो रियलिटी बताती, तो हो सकता हो मैं कभी सामने ना आती। उसने उस रियलिटी को अपने आप को हाइप पाने के लिए, अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए उसने सब चीज़ों को बताया कि मुझे उठा ले गए। ऐसे कैसे कोई किसी को उठा ले जाएगा? बहन चुनाव मैदान पर उतरी थी, उसने कहा था अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं चुनाव मैदान पर, कांग्रेस से चुनाव मैदान पर आई। अब आप खुशी अखिलेश यादव को थैंक्स कह रही हैं, मतलब उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रही हैं। क्या आपको इसमें भी कोई राजनीति समझ में आती है क्या? नहीं, मुझे मुझे राजनीति ही नहीं समझ में आती, मुझे समझ ही नहीं आता। देखिए, राजनीति वो कर सकता है जो बहुत डिप्लोमेट हो। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगी, चाहे सामने वाले को कितना बुरा लगे, चाहे कितना कुछ हो। मेरा ये मानना, राजनीति का मतलब है कि मुझे शब्दों को बहुत ढक के और ओढ़ के बात करनी हो। मैं वैसे नहीं हूँ। अच्छा, आरोप तो ये भी लगे कि विकास दुबे के मददगार केवल कानपुर ही नहीं बल्कि राजधानी तक यानी लखनऊ तक बैठे हुए कई ऐसे खाकी के ही आका थे जो उसको बहुत समय से शेल्टर कर रहे थे, और उसके मरने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आपकी भी मदद की और ऊपर से भी आपको मदद मिली। इसीलिए आप जो है बड़े एक्शन से बच गई, आप जो है जेल जाने से बच गई, लेकिन खुशी का आका कोई नहीं था इसलिए वो बच नहीं पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई भी उस सिनेरियो में, उस कांड में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। और रही बात, ना मेरा तो कोई आका नहीं है। मेरे आका हैं तो मेरे बाबा हनुमान जी हैं, बाकी कोई आका नहीं है। ना किसी ने मेरा सहयोग किया है, ना कोई मेरे गेट में आया है मदद करने, तो मैं कैसे कह दूं। और रही बात पुलिस की, पुलिस ने जितना भरजोर मेरे साथ करना था, जितना उन्हें जांचें करनी थी, जितना उन्हें क्या कहते एलिगेंस लगाने थे, उन्होंने लगाए हैं। मैंने उसका अपना सामना किया। मैंने क्या कहते कोर्ट का रास्ता, मैंने न्याय का रास्ता पकड़ा। मैं किसी के पास रोने नहीं गई, ना मैंने किसी से गुहार लगाई, ना मेरी किसी ने मदद करी। अगर विकास दुबे इतना खूंखार किरदार था तो उस पर बनने वाली फिल्म का विरोध क्यों कर रही हैं आप? नहीं, उसमें गलत चीज़ें दिखाई गई हैं भैया। उसमें ये दिखाया गया विकास घर की औरतों से अवैध संबंध थे, और विकास क्या कहते कि शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, लोगों के साथ ऐसा करते थे, लोगों के साथ वैसा। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि विकास पे बनी नहीं है फिल्म, ये मैंने काल्पनिक फिल्म बनाई है। उस चीज़ को भी नहीं वो डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने ये फिल्म बनाई है। नहीं, वो बता रहे हैं कि ये सब मिथ है मैडम की, ऐसा मैंने कुछ नहीं। यदि आपके पास नहीं था, हम कहते आप मेरे पास आते, मुझसे पूछते कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। और फिर उन्होंने तो
मुझे क्या, पुलिस वालों को खुद फिल्म देखनी चाहिए। पुलिस की करनी कथनी पे उन्होंने शक कर दिया है कि ऋचा दुबे को तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पुलिस वालों ने? कहा तो ये भी जाता आपने पैसा लेकर के सहमति दी थी अरे जो है। भाई, ऐसा किसने पैसा दे दिया मुझे? फिल्म प्रोड्यूसर ने। कब, किस फिल्म प्रोड्यूसर ने पैसा दिया? आपने पहले सहमति दी थी, बाद में उसमें इनकार कर दिया। कहाँ, ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। किसी ने आपसे संपर्क किया इस फिल्म को? किसी से कोई मतलब इससे पहले नहीं। किताब लिखी गई, वो उसके भी बाद गलत फिल्म है। बनाई नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, वो जो एक कोई संजय मिश्रा है, उन्होंने भी कोई संपर्क नहीं करा था। उन्होंने तो इतनी फालतू फालतू चीजें, उन्होंने तो ये भी कहा है, देखिए मैं आप यही बताना चाहती हूँ, संजय मिश्रा ने तो अपने आप ही मुझे ज्ञान दे दिया। मैं ये कह देती, जैसे खुशी कहती है कि लगता संजय मिश्रा की किताब खुशी ने पढ़ ली थी। उसमें ही लिखा था कि बंदूक की दम पे विकास दुबे अपनी ससुराल से अपनी पत्नी को उठा ले गए थे। मगर मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। मैंने लव मैरिज करी थी और स्वेच्छा से करी थी। मेरे पापा एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो बंदूकें उन्हें बचपन से, जब से वो नौकरी करी थी तब से देख रहे थे। उन्हें कोई कट्टा और बंदूक दिखा के नहीं मुझे ले गए थे। मैंने अपनी स्वेच्छा से शादी करी। मुझे लगता वही किताब खुशी ने पढ़ ली और उसमें उसने अपना जोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस रॉबिनहुड किरदार पर फिदा हो गई थी जो है विकास दुबे के, जो है कि अरे नहीं तो नहीं, इसका रौला है, और जो है ऐसा कुछ नहीं था। विकास, जब मेरी विकास से शादी हुई है तो विकास एक नॉर्मल लड़के थे, जैसे खेती बाड़ी करने वाले, बिजनेस करने वाले। ऐसा कुछ भी विकास में नहीं था कि वो बहुत आक्रामक होते तो मैं शादी क्यों करती। कौन लड़की, आज की हिंदुस्तान की लड़की चाहेगी कि मैं दाऊद इब्राहिम से शादी कर लूं और उसके बाद मैं घर पे बैठूं? कोई औरत विधवा होकर नहीं रहना चाहती है। मैं भी जिस रूप में हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि, मगर अब ईश्वर ने जो दिया है, मगर मैं उससे पीछे भी नहीं हटना चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं यदि भागूंगी, छुपूंगी, देखिए अपने समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, आज मैं आपको बता दूँ। एक तो वो होते हैं कि यदि आप बहुत दुखी हैं तो कहेंगे लो इसी के आदमी ने ऐसा कर दिया, अब ये रोती फिर रही हैं। एक वो होते हैं जब आप अपने आप को उस चीज़ के लिए डिफेंड करके लड़ रहे हैं, तो कहने अरे लो ये तो पति मर गए और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अब क्या किया जाए। मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैंने ये सीख लिया, इन 5 सालों में ये सीखा है कि ईश्वर साथ न छोड़े। बाकी आप यदि गलत नहीं हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, जिस तरीके की उत्तर प्रदेश सरकार के लिए योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई, लगातार इस बात को कहा जाता है कि अपराधियों का एक पता है, वो यमलोक है। अपराधियों पर जो संगठित अपराध है वो खत्म हो गया। जिस तरीके से पुलिस एक्शन ले रही, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं आप यही एक तरीका है अपराध को खत्म करने का? देखिए, मैंने अपना इसमें खोया है। मैं इसमें सही कहूँ गलत कहूँ, एक आम नागरिक के हिसाब से तो मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं इसमें जवाब ही नहीं दे सकती हूँ। बस ये है कि यदि इनको जेल में डाल दिया जाए अपराधियों को, और इनकी कभी जमानत ना करी जाए, इनको अंदर ही रखा जाए, तो भी तो इनके लिए मरण सैया जैसी तो है, यदि ये बाहर ही ना आ पाए। जान से मारने आप से क्या सोचिए ना, आप ही के पति पर आरोप लगा थाने में जो है हत्या करने का, एक कोई गवाह नहीं मिला और आपके बाहर आ गए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर केवल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजते जाएंगे तो हम और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं ना, कौन इनसे पंगा लेगा, कौन इनके खिलाफ गवाही देगा? तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये खुले घूमते रहेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं अपराध और कानून, मतलब कानून का राज कायम करने का विकल्प क्या है? हम मानते हैं कि आपकी बात भी सॉलिड है, मेरी भी बात सॉलिड है। हर विकास के पीछे एक ऋचा दुबे और 2 बच्चे होते हैं। किसी को मार देने से उसकी सजा, वो तो आराम से चला जाएगा, पर उसके पीछे की जो सजा उसका परिवार भोगता है, ये सबसे कष्टकारी है। जो गलती करता है उसको ही सजा भोगनी चाहिए। क्या उन परिवारों ने नहीं भोगा है जिनके जो है मतलब बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी मतलब पत्नियों की मांग सुनी हो गई? उनके लिए तो मैं जिंदगी भर नतमस्तक हूँ। कभी भविष्य में कभी वो मुझे मिले तो मैं तो हमेशा सर झुका के उनसे कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगी कि ये गलती मेरी नहीं थी, और यदि मुझे पता होता तो ये मैं कभी गलती ना, मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकती। मैं इतना जानवर पालती हूँ, मुझे गली के कुत्तों से प्यार है, तो वो इंसान से कितना प्यार कर सकता है। यदि मैं गलत होती तो 5 सालों में कुछ ना कुछ तो अपराध कर ही देती। अच्छा, विकास के लिए भी कहा जाता है कि वो मतलब एक तरह से मिनी चिड़ियाघर बना रखा था, वो भी जानवरों से बहुत प्यार करता था। बहुत और जो जानवरों से प्यार करता है वो इंसानों का कत्लेआम कर दे, समझ में आता है? बस
यही सब के लिए तो मैं निःशब्द हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं पाती हूँ कि बहुत जानवरों के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके एक दिन या उसी दिन मुझे बहुत साल हो गए, 6 साल हो गए हर चीज़ याद करना मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत झमेलों में फंसी हूँ। मेरे को फ़ोन करा था, मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मुझे मोर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि मोर मिल गया है, मोरनी मर गई है। तो मैंने उनको डांटा भी कि चुप हो जाओ, अब नहीं पालूंगी, मैं थक गई हूँ, क्योंकि जानवरों को रखना और उनको अपनी बच्चों की तरह सेवा करना बहुत कठिन होता है। मगर उनको जानवर बहुत पसंद थे। घर में जो हमारा जो बिकरू में हमारा घर है उसमें बहुत सारे नीम थे, उसमें कम से कम 10-12 मोर, 2 बंदर, कितने कुत्ते देसी जो गांव में आवारा होते हैं उनको खिलाना, मोरों को खिलाना। पता नहीं उन्होंने, घर में बिकरू के घर में भी एक्वेरियम था, उसमें भी मछलियां थी, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके लिए तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं बचा। जिस तरीके की अब राजनीति करने की कोशिश खुशी दुबे कर रही है, या जिस तरह की स्थितियों से वो गुजर रही है, भविष्य कैसा देखती हैं? आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, आप चाहती तो, चूंकि आप भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई, इसलिए हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप चाहती तो खुशी को सीधे फोन करके उसको कह सकती थी कि तुम गलत बयानी कर रही हो, ऐसा मत करो, लेकिन आपकी मंशा भी वो नहीं थी और शायद उसकी मंशा भी नहीं थी कि पर्दे के अंदर से चीजें तय हों। अब आप क्या एडवाइस करेंगी खुशी के लिए? चलिए पहले मैं इस चीज़ का आंसर देती हूँ कि मैंने उससे बात क्यों नहीं करी। उनके जो वकील साहब हैं, जब उनकी मम्मी भी, जब वो लड़की छूटने वाली थी तो उनकी मम्मी ने भी बहुत उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो मैंने उनके वकील साहब को संपर्क करके कहा था कि देखिए गलत सलत शब्दों का उच्चारण ना करें, जो हुआ है वो बताएं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और आप उनसे डायरेक्ट बात करिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी से डायरेक्ट ना बात करती हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है, न उस प्रकरण के किसी भी आदमी से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, ना मेरा कोई मतलब है। तो मैंने कभी उनसे मतलब नहीं रखा। रही बात, आपने दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा, बताइए। कि आप जो है अब खुशी दुबे को क्या एडवाइस करोगे कि आपको क्या सही रास्ता, चूंकि अभी उम्र उतनी नहीं है नहीं, no doubt। जिस उड़ान को उड़ना चाह रही है। नहीं नहीं, मैं उसको यही सलाह दूंगी, बेटा तुम्हारी उम्र बहुत है और तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। किसी भी गलत ब्रीफिंग पे मत जाओ कि तुम ये सोचो कि तुम मैं एक चीज़ जानती हूँ, अपना ऑरा अपना होता है। आप किसी पे तोहमत लगा के अपने ऑरे को आप चमका नहीं सकते हो, ये भगवान भी देखता है। और आपको खुद मालूम है, यदि आप शीशे के सामने खुशी खड़ी होकर ये कहे कि नहीं वो बहुत इनोसेंट थी, तो मैं जानूं कि आदमी ना कहने पे, वो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो ईगो था, मुझे उठा ले गए। अमर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, गांव में। विकास उसके बाबा लगते थे, चाचा नहीं थे। अच्छा, बाबा लगते थे और उसके पिताजी विकास के चाचा लगते थे। हमारा मेन खानदान है, जैसे उन्होंने कहा दूर दूर से विकास दुबे का कोई रिश्ता ही नहीं था अमर से, नहीं ऐसा नहीं था। मेन खानदानी, जैसे हम लोगों में मुड़ाने वाला बोला जाता है और एक रोटी वाला, पारिवारिक थे। हमारे 4-5 गांव के लोग हैं, मतलब 4-5 या 10-12 घर ऐसे हैं जो हमारे मेन हैं दुबे। तो वो मेन विकास उसके बाबा थे और वो कोई बहुत करोड़पति नहीं था, जैसे उनका बंदूक लेके आया, गाड़ी में भर के मुझे ले गया। तो इसका क्या मतलब है? विकास दुबे आया और तुम्हें गाड़ी में लेके गया, ऐसा कुछ नहीं था। स्वेच्छा से गई थी, इसलिए मन से शादी करी थी। मेरा सिर्फ ये कहना, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को एलिगेशन लगा रही हूँ। सच एक होता है और झूठ की स्क्रिप्ट होती है। आप झूठ जितना बोलते चले जाओगे। स्क्रिप्ट का राइटर वही मास्टर साहब है, ये मास्टर साहब है। आपके थ्रू भी मैं फिर कहना चाहती हूँ, मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि आप मास्टर साहब हो, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। वो मास्टर लॉयर है, वो मास्टर पॉलिटिशियन है, वो मास्टर कौन है? वो खुद थोड़े दिन में, आप दैनिक जागरण पढ़ लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। दैनिक जागरण, मैं आपसे सीधे मुखातिब हूँ, हाँ, सीधा आपसे सवाल। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी को नाम लेके हीरो नहीं बनाना चाहती। हीरो नहीं बनाना चाहती। मुझे, मेरा मानना है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और फिर एक नया नैरेटिव और सेट कर दिया। अरे आपने ये बात पूछी तो मैंने आपको बताया कि ऋचा दुबे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भाजपा ने कराई। जिस भाजपा ने उनकी एक एक चीज़ बंद कर दी, भाजपा ने उनको कौड़ी का 3 कर दिया, गेट के बाहर कर दी। ये क्या है? मतलब एक नैरेटिव पहले विकास उठा ले गए,
अमर दुबे एंड पार्टी उठा ले गई। अब नहीं चला तो एक एजेंडा इन्होंने निकाल दिया कि ये भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए। क्या मैं 2020 से सारे मीडिया कर्मियों को, मेरे फ़ोन उठाइए, कम से कम 500 मीडिया कर्मियों का नंबर है, मैं खुद बात कर सकती हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे कोई बहला के बैठा देगा कि तुम ये कह दो या उनका पॉलिटिक कैरियर। मैं नहीं मानती, जो जिसको जो करना है वो करे। मेरे को जो करना है, मेरे परिवार को ओछी हरकतें ना करें, मेरे परिवार पे चरित्र हनन ना करें। मैं 5 साल से कुछ नहीं बोली तो मैं अब भी ना बोलती। अच्छा, सीधा एक सवाल, क्या विकास ब्राह्मण विरोधी था? एक के बाद एक उसके निशाने पर ब्राह्मण ही थे। अच्छा चलिए, मानते हैं आप ब्राह्मण विरोध, ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण सभाओं को अटेंड करता था, ब्राह्मण उनको आप वो परशुराम जी की फोटोएं दी जाती, ब्राह्मण सभा वो अटेंड करते थे, चौवापुर में हर जगह जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो ब्राह्मण विरोधी थे। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया गया कि योगी की सरकार ब्राह्मण विरोधी, इसलिए विकास दुबे को मारा गया। सहमत हैं आप? इस पे क्या आंसर दूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस पे आंसर देना। ये राजनीतिक आंसर है और मैं राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं क्या खुशी दुबे को ब्राह्मण विरोध का चेहरा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है? इस पे भी नहीं मैं कुछ कहूंगी। क्या क्या कहूँ, वो खुद ही पेश हो रही है, उसको कौन पेश कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई पेश कर रहा है उसे। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो लोग कह रहे हैं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। हाँ। ऐसे ही हो सकता है कोई और पीछे से प्रोजेक्ट कर रहा हो। मुझे तो ऐसा नहीं कोई लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जो मेरा सिर्फ इन सब मैटरों में मेरा ये बोलना था। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि इसमें मेरे परिवार का चरित्र हनन हो रहा था। मेरे 2 बच्चे भी हैं आगे और नाती पोते भी आने हैं। आगे चल के ये होगा कि क्या बाबा आपके खून कत्ल तो करते थे, क्या बाबा लड़कियां औरतें भी उठा ले जाते? कुछ एक तो एलिगेंस ना एलिगेंट करें आप कि बाबा लड़कियां भी उठाते थे, बाबा शराबी भी थे, बाबा जुआड़ी भी थे। मतलब कुछ तो बचाए रखिए। और फिर मेरी सास भी है, मेरा घर परिवार। अच्छा, ये बहुत सारी किताब, जैसे किताबें, हाँ। क्या आपकी कोई, आप कुछ सोचती हैं कि कुछ ऐसा विकास दुबे के बारे में लिखे, या विकास दुबे का सही चित्रण आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता? तो विकास दुबे के प्रारंभ से उसके खात्मे तक क्या कभी आप उसके सही चेहरे को लेकर के बाहर आने का मनसा है आपकी? नहीं, मेरी मनसा है। मैं थोड़ी चीज़ों से मैंने शुरू भी कर दी है। मैं आपने आज बोला है। हाँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने शुरू करा है, मैंने सोचा है और मैं स्वयं किताब लिखूंगी विकास पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका टाइटल भी सोच रखा था, मेरे दिमाग से अभी उतर गया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। विकास को रॉबिन हुड, विकास एक किलर, विकास एक टेररिस्ट, विकास एक हत्यारा, या विकास एक जो है नायक, ये जनता डिसाइड करेगी। किताब मैं लिखूंगी, मैं हर नैरेटिव डालूंगी, जो भी उसमें सच है, जो भी जैसे जो कह रहा है, जो मीडिया पे चला, मैं हर कुछ डालूंगी। उसमें एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में डालूंगी कि आप क्या सोचते हो, आप अपने व्यू दो। कब तक आएगी? टाइम लगेगा, सोचना है, और बहुत समस्याएं हैं मुझ पे लगी हुई हैं, उनसे बाहर निकलना है। और ये फर्जी की जो मेरे ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं कि आप उनके साथ मिल गई हैं, कोई कहता है कि उनके साथ मिल गई, मैं किसी के साथ नहीं मिली। अच्छा, किसी भी राजनीतिक दल से कोई ऑफर आया? चलिए विरोधी सही, किसी से आया हो कि आप सामने आ जाओ, विक्टिमाइज होकर के सामने आओ? किसी भी राजनीतिक पार्टी का किसी प्रकार का, मेरा आपके साथ पॉडकास्ट करने का भी कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे राजनीति पे बात करनी। मेरे व्यक्तिगत पे बात करिए, जो मेरे पति ने गलती करी। कोई राजनीतिक पीछे से प्रलोभन आया आपके पास कि आप आइए, अपनी बात कहिए, जो है हम आपके साथ खड़े हैं? इससे मुझसे मैं इसमें आंसर ही नहीं देना चाहती हूँ। आप ये बात समझिए, मैं किसी प्रकार कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि उसमें कोई राजनीति हो जाए। मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। राजनीति मेरे लिए नहीं बनी है। राजनीति नहीं करेंगी? नहीं करना है मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जो स्ट्रगल चल रहे हैं उनको मैंने एक चैलेंज लिया है, एज ए चैलेंज लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इस पे कभी बिकरू लौटना चाहेंगी, लोगों की सेवा करना चाहेंगी? नहीं, बिकरू मैं जाती हूँ, आज भी जाती हूँ। लड़कियों की शादी होती, भाई नहीं बहुत पैसा है तो जो मेरे पास होता है। अब 5,500 करोड़ तो नहीं है जैसे मुझे बताया गया, काश होता तो मैं पता नहीं कितने ऑर्फनेज खुलवा देती, कितने। मैंने तो सोचा जब विक्रू का घर खुलेगा मैं उसको लड़कियों की शादी के लिए एक गेस्ट हाउस बनवा दूंगी, जिसमें सिर्फ गरीब लड़कियों की दूर दूर से आके शादी कराई जाए। आगे चल के मेरे खेत खुलेंगे, मैं एक खेत में इंटर कॉलेज खुलवाना चाहती हूँ।
उस किताब का इंतजार करेंगे हम सब, सच्चाई सामने आएगी। हाँ, सच्चाई आएगी, उसमें मैं अपनी बातें खुल के रखूँगी, जो मेरे व्यूज़ हैं, जो सबके हैं। और आप लोगों से बात करना, आप लोगों के पास बैठ के आना, सिर्फ ये मेरा है कि मेरे परिवार को मत कुछ कहो। मेरा परिवार बहुत झेल रहा है, और मेरे साथ साथ जो वो 8 पुलिस वाले हैं उनका भी परिवार झेल रहा है। जब मेरा नाम आता है, दुबे जी का नाम आता है, तो उनको भी तकलीफ होती है, उनका भी सब आ जाते हैं। ना मुझे किसी राजनीति में इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी कोई बढ़ रहा है या घट रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्ची जैसे कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, भगवान करे आप बनिए। कभी मदद करेंगी? अरे, मुझसे मदद मांगेगी, मैं जरूर करूँगी। पर गलत करके वो चाहे कि मैं झूठा करके मुझ पे आरोप लगाए, मेरी फैमिली पे लगाए, तो मैं नहीं करूँ। मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ मैं इसी देश की नागरिक, यूपी की पैदाइश हूँ। मेरे भी खून में ऐसा है कि गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ। मैंने जब अपने पति का स्टैंड नहीं लिया कहीं, तो मैं किसी गलत का साथ कैसे दे सकती। विकास दुबे कानपुर वाले, ऋचा दुबे कानपुर वाली, कौन ज़्यादा पसंद है? किस टाइटल पर आप ज़्यादा जो है? ऋचा दुबे, आप कहते हो मैं यूपी की पैदाइश हूँ, आप भी कानपुर की हैं। ऋचा दुबे है, ऋचा दुबे वो तस्वीर सबके सामने लेकर के आएगी जो तस्वीर अभी तक किसी ने नहीं देखी। मैं ऋचा दुबे, मेरा स्कूली नेम था, मगर मेरा निक नेम सोनू है। मैं सोनू में ही रहना चाहती हूँ, मैं ऋचा दुबे में नहीं आना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस स्वयं के नाम से बड़ा अजीब लगने लगा। जब मेरी फैमिली का कोई मुझे इस नाम से बुलाता है, तो मैं उसको मना करती हूँ कि मेरा जो निक नेम था वही लिया करो जो सब लेते थे। यानी विकास दुबे से अपने आप को अलग करना चाहती? नहीं, अलग नहीं करना चाहिए। देखिए, वो मेरे पति हैं, मैंने प्यार करके शादी करी थी, लव मैरिज करी थी। मैं उनको अलग नहीं करना चाहती, ना मैं उनसे अलग होकर रहना चाहती। वो मेरी यादें हैं, कुछ बुरी यादें हैं, कुछ अच्छी यादें हैं। तो मैं बुरी यादों को याद करके उनको थोड़ा कभी कभी भुला लेती हूँ। बट ये कोई कहे कि मैं अब ये कहूँ कि अरे वो उठा ले गया था मुझे, तो मैं झूठ नहीं करना चाहती हूँ, मैं सच के साथ रहना चाहती हूँ। पता नहीं लोगों को मेरी बात रिलेट करे, लोग ये कहेंगे कि ये बनावटी हैं, कुछ भी कहे, मैं ऐसी ही हूँ। आप 10 साल बाद भी मैं जिंदा बनी रही तो आपको मैं ऐसी ही मिलूंगी। एक बड़ी बात यह है कि 6 साल हो गया विकास दुबे की मौत को, लेकिन आज तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला किसी को। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके पिताजी का जो पीएम स्लिप होती है उसमें राम कुमार की जगह राजकुमार लिख दिया है। मैं बहुत भटकी, मैं हाई कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट से मैं लेके आई, जो कि नगर पालिका को 2 हफ्ते में रिपोर्ट लगानी थी। ना नगर पालिका ने रिपोर्ट लगाई। नगर पालिका ने कहा कि आप सचेंडी थाने जाइए, ये पता लगाइए कि सांस कहाँ निकली। अब आप अपनी करनी और कथनी हमें क्यों बता रहे हैं? आपको पता होना चाहिए ना सांस कहाँ निकली। मैंने तो न्यूज़ चैनलों में और पीएम रिपोर्ट में यही पढ़ा है कि वो कौन होते हैं, हैलट के ही डॉक्टर ने कहा कि विकास दुबे ने यहाँ दम तोड़ा। तो बनना तो यहीं से चाहिए ना डेथ सर्टिफिकेट। 5 साल हो, 6ठा साल चल रहा है, मैं भटक रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ। मैं हर महीने, हर साल एक नोटिस भेजती हूँ नगर पालिका को। मेरी सारी नोटिसें रखी हैं तब से, जब से हाईकोर्ट का आदेश आया। मैं जाके कंटेम्प्ट करूँगी और देखूँगी, क्योंकि इतनी लीगल चीज़ों में मैं फंस चुकी हूँ कि मैं इधर देखूँ कि उधर देखूँ, मैसी हो चुकी हूँ। मगर मैं अब जाके इस चीज़ के लिए मैं कंटेम्प्ट करूंगी कि मेरे पति को डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि एक इंसान को मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक लीगल चीज़ है। वो मुझे मिले तो मैं आगे बहुत चीज़ों में। 6 साल से आपके पति का मृतक प्रमाण पत्र तक नहीं बना? नहीं बना, सिर्फ कागजों और फाइलों में भटक रहा? नहीं, वो बना ही नहीं रहे हैं, बना ही नहीं रहे। कह रहे मैडम आप यहाँ चली जाइए, कोई कहता है कि आप सचेंडी थाने चली जाइए, कोई कहता है कि आप हैलट चली जाइए। और जब मैं हैलट की पर्ची लेके दाह संस्कार गृह गई थी भैरव घाट में, उन्होंने कहा कि ये आपको पहले आप मैं राजकुमार के नाम से आपको दे दूंगा, पर राम कुमार के नाम। तो मैं गलत कैसे बनवा लूँ डेथ सर्टिफिकेट, जबकि पीएम रिपोर्ट में विकास दुबे सन ऑफ राम कुमार दुबे लिखा हुआ। पता नहीं इस स्लिप को जो पोस्टमार्टम की होती है उसमें राजकुमार, गलती हो गई या किसी ने। तो गलती सुधारी जा सकती है नहीं, ना? कोई सुधारने को नहीं तैयार है। कहता है मामला बड़ा हाइप में, मामला बड़ा हाइप में। मैं 6 साल से बस ये हाइप ही, मतलब मैं थक चुकी हूँ। मैंने तो जब गई थी नगर पालिका तो मैंने गुस्से में अधिकारी से कह दिया था मेरा ही डेथ सर्टिफिकेट दे दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
उनका तो बनने से रहा। इतनी चीज़ें मेरी फंसी हुई हैं। मैं तो आपके द्वारा एक गुहार लगा रही हूँ कि भैया डेथ सर्टिफिकेट दे दो। कभी कभी तो लगता है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं न्यूज़ में चलवा देता हूँ कि विकास दुबे आज भी जिंदा है। मैंने कहा ये सब नहीं कहने की ज़रूरत है, मैं बहुत शोर नहीं चाहती हूँ, मेरी चीज़ मिल जाए बस मुझे। थैंक यू सो मच। वेलकम। बिल्कुल, तो ये थी ऋचा दुबे उर्फ सोनू, जिन्होंने दिल से अपनी बात कही और खुल करके उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली जो अभी तक अनछुए थे। एक सबसे बड़ी बात कि विकास दुबे के असली चरित्र क्या था और विकास दुबे के इस दुर्दांत विकास दुबे बनने की कहानी क्या थी, वो शायद बहुत जल्द किताबों के जरिए सामने आएगी और वो किताब किसी और की नहीं, ऋचा दुबे की होगी। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं उस किताब का और उस पल का जब विकास दुबे का सही चेहरा सबके सामने आएगा। नमस्कार।